हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2020 से रिलेटेड तीन वीडियोस मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है। ये चौथा वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो नीट 2020 में आ चुका है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहला जो इसका जो क्वेश्चन है 109 के बारे में बात करते हैं। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 cubic meter, the electric potential is found to be the 5 volt throughout. The magnitude of the electric field in this region is. तो ये देखने से क्वेश्चन बड़ा आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम दे दिया, एक स्पेस दिया है, एक स्पेस है। इस स्पेस का जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम ऑफ द रीजन, इस रीजन का वॉल्यूम दे दिया है 0.2 मीटर क्यूब। और इसमें बोला है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द फाउंड टू बी द 5 वोल्ट। इस पूरे रीजन में इसका जो पोटेंशियल है V, पोटेंशियल जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? इसकी वैल्यू दी है 5 वोल्ट। तो इसका जो वॉल्यूम दिया, इस वॉल्यूम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पूरे वॉल्यूम में, इस पूरे रीजन में इसका पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 5 वोल्ट है। तो आपको मालूम होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या रिलेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल से कैसे रिलेट होता है? द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है ये। इसको अगर आपको 3 डायमेंशन लिखना तो ये आप लिखोगे, अगर x है तो ये लिखोगे ax, ऐसी ey है तो माइनस dv dr ay, और ez है यानी x एक्सिस के अलाउंग इसका फील्ड कितना होगा, y एक्सिस के अलाउंग कितना होगा, z एक्सिस के अलाउंग कितना होगा। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखोगे आप x, यहाँ लिखोगे आप y, यहाँ लिखोगे आप z और ये hz। तो खैर इतना लंबा नहीं, इसका आंसर 0 होगा। क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन ये होता है, यानी एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ ऐसा रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो यहां पर v इज कांस्टेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, v कांस्टेंट है पूरे रीजन में, पूरा कहीं भी आप ले लीजिए पोटेंशियल कांस्टेंट दिया हुआ है और इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है। ये बदलने वाली नहीं है, चाहे आप इस रीजन के इस पॉइंट पर लीजिए, यहां पर लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, v की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना होगा, किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, इस पूरे रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस डी डी आर। और ये v की जगह v इज कांस्टेंट। और आपको मालूम है डिफरेंशियल कैलकुलस में कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो ये आपका आ जाएगा 0। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 0। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन को देखने से दो कंफ्यूजन होगा। एक तो वॉल्यूम दे दिया अपन को, तो वॉल्यूम देख के आप अपन वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, dx निकालेंगे dy, तो सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ है, वही हिंट आपको काम आएगा। 5 वोल्ट थ्रू आउट, यानी पोटेंशियल इज फाउंड टू बी द 5 वोल्ट थ्रू आउट। पूरे रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है। जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा E इक्वल टू माइनस dv dr, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? उस रीजन के हर पॉइंट पे फील्ड 0 होगा। यहां भी फील्ड 0 0 0 0 हर पॉइंट पर। इस रीजन के बाहर फील्ड 0 नहीं होगा, कुछ अलग हो सकता है। लेकिन सर्टेन रीजन में जहां पोटेंशियल कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट पोटेंशियल पर फील्ड क्या होगा? हमेशा 0 होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, देखने से थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन कठिन नहीं है, ये भी बड़ा आसान है, बशर्ते आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। एन आयरन रॉड ऑफ द सस्केप्टिबिलिटी 599 is subjected to a magnetic field of the 1200 ampere per meter inverse. The permeability of the material of the rods, ये म्यू नॉट की वैल्यू भी दिया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, हम लोग को मालूम है काई, इसको बोलते हैं काई, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक susceptibility. It is denoted by
इट इज डिनोटेड बाई काई एम, काई एक्स के समान दिखता है, काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है म्यू आर माइनस वन। अब यहां पर म्यू आर क्या है स्टूडेंट? म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, हाँ इसमें अपन, हाँ सॉरी एक जस्ट ए मिनट, हाँ इसमें दिया, हाँ आयरन सब, एक मिनट फिर से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, जस्ट ए मिनट। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो हम लोग को मालूम, वी नो दैट द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज गिवन, ये दिया हुआ है 599 दिया हुआ है, और म्यू आर माइनस वन दिया है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब ये वन को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? देखिए म्यू आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 599 प्लस वन इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये रेशियो है म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ इन ए वैक्यूम और एयर। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है कितनी होती है, ये होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 600। हमको इसकी वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना? म्यू इज, हमको फाइंड करना है फाइंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, यानी म्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये निकल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 600। और स्टूडेंट आपको एक हेल्प के लिए म्यू नॉट की वैल्यू दे दिया है, अगर नहीं भी देता तो आपको निकालना पड़ता है। आपको मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷। तो इस बेसिस पे आप निकाल सकते हो। ये अच्छी बात है कि आपको वैल्यू दे दिया है, अगर आपको वैल्यू नहीं देता तो शायद आपको थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ तो बहुत आसान कर दिया कि आपको वैल्यू दिया, अगर वैल्यू नहीं भी दिया रहता है तब भी आपको निकाल सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 10⁻⁷ होता है, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। हाँ, अब इसकी वैल्यू यहाँ रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर म्यू नॉट की जगह, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 600, 6 इंटू 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये 24 पाई इंटू 10⁻⁵, यानी एक्सपोनेंट में -5 आएगा। अब देखिए कहाँ आ रहा है, ये सब में आंसर वही है, 2.4 सब में दिया है, डेसिमल आगे पीछे लगाया है। ठीक है, पाई भी दिया हुआ, इसमें पाई नहीं दिया हुआ है तो ये तो होगा नहीं, सॉरी इसमें पाई होगा इसमें। ठीक है, इसको देख लेते हैं, हाँ ये पाई होगा यहाँ पर, हाँ तो ये होगा आपका कितना हो गया देखिए स्टूडेंट, तो ये आपको देखोगे तो ये आपका हो गया 24 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और यहाँ 2.5 दिया है, 2.4 दिया है, तो ये इधर कर दोगे तो 2.4 पाई इंटू 10⁻⁵। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी होती है, एक्सएम द मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज द म्यू आर माइनस वन। हियर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, द रिलेटिव परमिएबिलिटी of any material is the ratio of the permeability of the medium and permeability of in a vacuum। तो इन दोनों को रख दीजिए, बस ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू दिया 599, म्यू आर की वैल्यू वहाँ से उठा कर रखिए यहाँ पर, ये 1 को इधर करिए 600 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व कर लिए तो 2.4 आ जाएगा। डेसिमल को यहाँ लगाना है तो यहाँ पर एक पावर जो है 10⁻⁵ को इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और कर आपकी सुविधा के लिए जो ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 24 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁴। यही वाला चाहिए ना अपन को, हाँ। तो ये जो 10⁻⁻1 है नीचे जाएगा 1/10, इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴, और इसकी यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 121 था। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल से जो आपको बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तो इजीली बना लोगे। देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होता है, ये होता है हाफ kT। हर मॉलिक्यूल के साथ इतना ही एनर्जी एसोसिएट होता है। Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो लिखा हुआ है। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। एक मॉलिक्यूल के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल के साथ इतना होगा, और ये फॉर मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी वो अपनी एनर्जी को कैसे, कितने तरीके से वो अपने एनर्जी को रेडिएट कर सकता है अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस एंड अलोंग टू जेड एक्सिस। यानी ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल, इसमें रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। एफ इज इक्वल टू 3 होगा बस। तो हर मॉलिक्यूल के साथ हाफ kT जुड़ा हुआ है, और ये हाफ kT 3 तरीके से अपनी एनर्जी को, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलोंग टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई, तो तीनों का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 kBT। तो ये हर मॉलिक्यूल के साथ इतना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, कितने एनर्जी को निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो इस n को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और F की वैल्यू 3 है, तो ये होगा F n 1/2 kBT, और ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 nkBT। आपको मालूम होगा स्टूडेंट, नॉलेज होगा, एवोगैड्रो नंबर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल ऑफ द गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट होता है। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, E इक्वल टू हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा RT। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं दिया, kb के फॉर्म में दिया। चलिए ठीक है, तो ये E इक्वल टू हो जाएगा 3/2 nkBT। अब यहां पर एवरेज थर्मल एनर्जी बोला, एवरेज के लिए n से डिवाइड करो, E/n, द एवरेज एनर्जी, n को डिवाइड कर दिए तो बचेगा आपको बस 3/2 kBT। तो दैट मीन्स द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस विल बी 3/2 kBT। हियर kB द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। 120, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट डेंसिटीज R की वैल्यू दिया हुआ है। इसमें से 4 ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट, इसको करने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। आपको मालूम होगा क्या होता है, आपको मालूम है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन P = nRT, ये तो आपको नॉलेज है। और n की जगह पर लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? हाइड्रोजन का। तो याद रखिए आप, PV = स्मॉल m अपॉन m0 RT। m0 को इधर ले जाइए, v को इधर डिवाइड करिए, तो P m0 और स्मॉल m और v नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, और ये RT। आपको मालूम मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, रो RT। तो डेंसिटी कैसे लिखेंगे? कैपिटल P द प्रेशर, m0 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन गैस, एंड रो RT नीचे चला जाएगा। अब आपको सब दिया हुआ है, हर चीज दिया हुआ है। डेंसिटी कितना आएगा देखिए, P कितना दिया है? 249 किलो पास्कल दिया है, किलो यानी 10³ पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, जो आपको लिखना लिख सकते हो, इनटू
हाइड्रोजन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट होगा 2 और केजी में होगा 10⁻³ क्योंकि केजी में पूछा है ऐसा ही सिस्टम में। अच्छा, आर की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितना दिया है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, तो यूनिट नहीं लिख रहा हूं, इनटू टी यहां पर दिया 27 का मतलब होगा 27 + 2 73, दैट मीन्स 300 केल्विन। तो यहां हम जो भी टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में लिखेंगे उसको 300 केल्विन या 300। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट कर भी सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन 0.2 kg/m²। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। P = nRT होता है, n की वैल्यू होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको रख दीजिए, m0 को इधर ले जाइए, मॉलिक्यूलर वेट को वॉल्यूम को नीचे लाइए, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम होगा डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय द रो, RT, रो की वैल्यू चाहिए निकाल दो, आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस स्मॉल आर इज इमर्ज्ड इन ए वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू अ हाइट h। ठीक है, h हाइट तक वो वाटर राइज कर रहा है, चढ़ता है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज द 5 ग्राम। जब उसकी रेडियस r है, h हाइट तक चढ़ रहा है, तो उस समय कितना मास है उस कैपिलरी ट्यूब में? 5 ग्राम। Another capillary tube of the radius 2r is the immersed in the water, यानी सेम वाटर, तो उसका सरफेस टेंशन भी सेम होगा। देन द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब। तो अब मैं डिफरेंट रेडियस का कैपिलरी ट्यूब उसी वाटर में फिर मैं इमर्स कर रहा हूँ, तो अब कितना वाटर राइज करेगा, जितना भी वाटर राइज करेगा उसका मास कितना हो वो आपको पता लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप का, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है बड़ा सिंपल। देखिए सबसे पहले आप देखिए मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वी नो दैट जो पहला कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस कितना है, कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस कितना है r1 है, तो इसमें कितना वाटर का कितना मास होगा, मास रो इनटू डेंसिटी, क्योंकि वाटर का डेंसिटी रो है और वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू रो एंड v वॉल्यूम। ये थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का है, सिलेंड्रिकल चीज़ों का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r1² h1²। हम h1 मान लेते हैं और h1 की वैल्यू यहाँ h दी हुई है, तो m1 ले लेते हैं। अब इसका रेडियस को जस्ट डबल कर रहे हैं स्टूडेंट, अब इसका रेडियस को जस्ट डबल, द रेडियस ऑफ द ट्यूब, इसको जस्ट डबल कर रहे हैं इनिशियल रेडियस का। अब मास कितना होगा, m2 इज इक्वल टू सेम, डेंसिटी तो वही रहनी है क्योंकि वाटर है, सेम लिक्विड है। वॉल्यूम, अब यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा V2 हो जाएगा और वॉल्यूम की जगह लिखोगे पाई r2² h2। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, m1/m2, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये रो रो ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r1²/r2² और ये h1/h2। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं r1, खैर ऐसे रहने दीजिए आप। अब बस एक थोड़ा सा इक्वेशन लगा दीजिए, वी नो दैट द सरफेस टेंशन किसी भी कैपिलरी एक्शन में, किसी भी कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर का या लिक्विड का राइज या डिसेंट होना है, ऊपर चढ़ना है उतरना, इट इज डिपेंड ऑन द सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन उस कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड होता है RHDG, या रो लिख सकते हैं अपन, रो जी बाई 2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो। फॉर वाटर ग्लास पेयर के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो cos 0 1, तो ये 2 भी, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू RHDG/2, तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू RHDG। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि ये कांस्टेंट है, तो RHDG ये सब कांस्टेंट होगा, इसमें इसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, यहाँ डेंसिटी d लिख रहा हूँ, रो लिखिए आप, इसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है, तो यानी r इंटू एच ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो r और हाइट में, यानी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस और उस कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर या लिक्विड राइज कर रहा है उसके बीच में रिलेशन रेसिप्रोकल होता है। द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द राइज हाइट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी।
यानी R, तो इसको लिखेंगे R1 अपान R2, तो ये हो जाएगा H2 अपान H1। बस इसको रख दीजिए, यहां पर आ जाएगा। अब ये जो है आपका, ये इधर बता देते हैं, बस आ गया इसका। तो ये हो गया M1 अपान M2 और R1 अपान R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इंटू H1 अपान H2। H1 अपान H2 करेंगे तो ये हो जाएगा R2 अपान R1, तो R2 इससे कैंसिल हो गया, R1 इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया R1 स्क्वायर अपान R1 अपान R2। बस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका मास कितना दिया स्टूडेंट, इसका मास दिया 5 kg, तो 5 kg लिखिए, 5 ग्राम। M2 हमको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू R1 कितना दिया R। अब इसका रेडियस कितना कर रहे हैं, इसका रेडियस जस्ट डबल कर रहे हैं, 2R कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसको मिटा सकते हैं। हमारे पास फाइनली रिजल्ट जो आएगा बहुत इजी हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है 5 अपान M2 इज इक्वल टू 2R अपान R, तो कैंसिल हो गया, तो M2 इज इक्वल टू हो गया 5 ग्राम इंटू 2 एंड M2 इज इक्वल टू क्या करेंगे 10 ग्राम। द ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आपको करना क्या है, पहले तो देखिए कि जो फर्स्ट जिसका रेडियस R था उसमें जो लिक्विड राइज कर रहा उस ट्यूब में टोटल मास कितना है उसका, M1 निकाल लोगे रो इंटू 1 से, M2 निकाल लोगे, फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो कुछ रिलेशन आएगा, फिर ये वाला रिलेशन लिखोगे कि ट्यूब का रेडियस और हाइट जो वाटर राइज कर रहा है उसके बीच में ऐसा, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कम रेडियस मतलब ज़्यादा हाइट होगा, अधिक रेडियस मतलब कम हाइट होगा। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आएगा M1 अपान M2 का जो फार्मूला आता है वो आता है आपका R1 अपान R2। इसमें M1 की वैल्यू दी हुई है, M2 की वैल्यू निकालना, R1 इक्वल टू R और ये 2R दिया है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 ग्राम आएगा। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन। तो आपको समझ में आ गई, आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो इस बार के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब थोड़े से फार्मूला पर बेस्ड थे, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं थे, बस आपको फार्मूला को इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, द क्वांटिटीज ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ द रेडियाई R1 एंड R2। यहां पर रिलेशन दिए कि R1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। तो इसमें आपको हीट का रेशियो निकालना है। आपको मालूम है किसी भी सॉलिड चीज को अगर अपन हीट देते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम डेल क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी होता है। यहाँ पर दोनों कॉपर के ही हैं, इनका रेडियस डिफरेंट है। एक का आपका ये आपका है R1 और ये है R2, और यहाँ R1 दिया 1.5 R2, यानी R1 बड़ा है ये छोटा, दोनों कॉपर के हैं, कॉपर, तो इनका स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा, स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा। उसमें लिखा है द क्वांटिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू द रेज द टेम्परेचर, यानी S और डेल्टा टी दोनों कांस्टेंट है। दैट मीन्स द डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास पर डिपेंड करेगा। और मास का मतलब होता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इनकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वॉल्यूम से काम चल जाएगा आपका, हीट कितना यूज होगा। तो डेल क्यू और वॉल्यूम ये कैसा स्फेरिकल चीज है, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फिर कांस्टेंट है। तो फाइनली हमारा जो समेशन है डेल क्यू इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R⁻3, यानी इसका रेडियस, जो भी रेडियस होगा उसका R⁻3 होगा, जितना भी हीट सप्लाई करोगे। अब इसको ये डेल Q1 है मान लो, इसको डेल Q2 मान लो इसको, तो डेल Q1 अपान डेल Q2 इक्वल्स टू होगा R1 अपान R2 पावर 3। R1 नहीं दिया हुआ, दिया है, R1 इज द 1.5 R2, ठीक है, और ये R2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका क्यूब करो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हीट का जो रेशियो आएगा, इनका जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ द हीट, ये होगा 1.5 का क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15/10 लिख सकते हो पावर 3, तो ये हो जाएगा 3/2 पावर क्यूब, तो ये होगा 27 और 2 का क्यूब होगा 8, 27/8। द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट।
तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी भी सिस्टम को हीट दोगे तो जो हीट होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, उसका क्वांटिटी मास कितना है, इस डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डेल क्यू आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। फिर इनके बीच में एक स्पेसिफिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये है आपका स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, सॉलिड मटेरियल। तो यहाँ पर तो कॉपर है तो दोनों के लिए एस सेम रहेगा, राइज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम टेम्परेचर, यानी इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स डेल क्यू इज ओनली डिपेंड ऑन द मास। मास का मतलब होता है वॉल्यूम, मास का मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा, सेम मटेरियल है। वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अब किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम एक कैसा दिख रहा है आपको, स्फेरिकल, इस तरह 4/3 पाई आर क्यू, तो ये भी कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स डेल क्यू इज ओनली डिपेंड ऑन द r⁻3। अब इसको इस फॉर्म में लिख लिया, सॉल्व करिए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस करने का तरीका आपको बनना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज से रिलेटेड है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है उससे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पर सीधा ये पूछा, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज द 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, यानी ये मीटर ब्रिज तो आपको मालूम होगा, ये है स्टेप का, ये है आपका आर, और इसके राइट साइड में क्या है, अब मीटर बैलेंस इज द 10 मीटर रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है उसका है 10 ओम, और ये जो 1 मीटर का वायर होता है मीटर ब्रिज में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ जॉकी से टच करते हैं थ्रू टू जॉकी, तो ये रेशियो आ रहा है 3:2। तो ये आपका हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये आपका S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P/Q कितना होगा स्टूडेंट, देखिए P/Q, P का मतलब हो गया R और Q का मतलब हो गया 10, और ये जो इनका रेशियो होगा R/S का, ये होगा 3/2 दिया हुआ है। तो ये इससे कैंसिल हो गया 5, तो R = 15 ओम आ गया। बस यहाँ पर आपको एक काम ये करना है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, तो ये इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, यानी आपको मालूम है, ये तो आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर रेजिस्टेंस इज द ρl/A, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, ये तो मालूम है। तो अब देखिए 15 ओम रेजिस्टेंस जो यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, 15 ओम है, इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर हुआ है। तो 1 ओम का कितना होगा 1.5/15 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा 15/150, यानी 1/10 या 0.1 मीटर। और इसी 0.1 मीटर को ऐसा लिखा जा सकता है, ये इस टाइप का 0.1 मीटर को लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो केवल घुमाने के लिए ऐसा दिया है, तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, बस आपको ये लेंथ थोड़ा सा निकालना है। बस यहाँ तक तो निकाल लोगे आप, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सीधा फार्मूला अप्लाई कर लोगे, यहाँ तक आ जाएगा। बस इसके बाद हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। बस इसको यूज करना है, यानी इसका 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसकी जो लेंथ है 1.5, तो 1 ओम का कितना होगा, तो सीधा है यूनिटरी सिस्टम से आप सॉल्व करोगे, सिंपल अलजेब्रा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है टेलीस्कोप से रिलेटेड है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो एज्यूम दैट द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव है द डायमीटर। तो इस टाइप का रहता है, ये टेलीस्कोप है, ये भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका डायामीटर दिया हुआ है कितना d दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, और ये किसी ऑब्जेक्ट को हम, तो ये है आपका d थीटा। तो ये जो d थीटा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज द 1.22, अगर स्फेरिकल शेप में है 1.22 से मल्टीप्लाई है, λ/d होता है। बस आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये इसका डायमीटर है, यह अपर्चर है,
हुज ऑब्जेक्टिव डायमीटर, अपर्चर कितना है, मतलब उसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर दिया हुआ, बस खत्म, आ गया। 1.22 इंटू ये लैम्डा की वैल्यू दिया नैनोमीटर में, तो 600 नैनोमीटर को 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं, और डायमीटर को लिख सकते हैं कितना है, 2 मीटर। तो ये आपका, इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडियन, इतना रेडियन आएगा। ये इसको कर लीजिए, बाई 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो गया 2 3 और ये हो गया 1 3, ये अच्छा ये हो गया 7, ये मल्टीप्लाई गलत कर दिया सिंपल चीज़ है ये। हाँ इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, चलिए। ये 2 हो गया, इसको 6 को 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 7 आ गया, बाई 2 इंटू 10⁻⁻7, तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 6 आएगा, और 3 आएगा, और ये आएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड। तो खैर ये खुद भी कर सकते थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पावर ऑफ द टेलीस्कोप, और किसी भी टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है उसकी लिमिट जो होती है वो λ/θ होता है, लेकिन यहाँ पर स्फेरिकल चीज़ है तो उसके लिए 1.22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इतना ही क्वेश्चन था बस। अगर आपको फार्मूला बनता है मतलब ये क्वेश्चन आपसे बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब इजी क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2020 में आया था। कितना इजी क्वेश्चन आया था। द बूस्टर एंगल इज IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा आपको पता लगाना। और एक दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 132, इट इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर, द टेकिंग अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। इन 2 चीज़ों को मैं बताता हूँ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ऐसे ही लगा सकते हैं, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए ये कोई इंटरफेस है, इंटरफेस बाउंड्री है, इसके एक और एयर है और दूसरी ओर कोई मीडियम। तो ये लाइट इंसिडेंट हुआ स्टूडेंट किसी पॉइंट पर, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये होगा इंसिडेंट, तो और यहाँ से कुछ पार्शली क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होगा और कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट 100% और 99% पोलराइज्ड। और ये जो रे है इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जो पोलराइज्ड हो गया, पूरा का पूरा लाइट ही पोलराइज्ड हो गया, उसी डायरेक्शन में पोलराइज हो गया। और कुछ पार्ट है ये, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड पार्ट, रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट है। चलिए तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है ना। द बूस्टर एंगल, इसको बोलते हैं बूस्टर एंगल IB। यहाँ पर IB दिया तो IB लिख दोगे आप। और ये रिफ्रैक्टेड रे है। वैसे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि जो IB है किसके बीच में लाई करेगा, तो दिख रहा होगा आपको ये इसके और इसके बीच में, यानी दैट मीन्स ये 45 और 90 के बीच में लाई करेगा। 45 IB इज द लाइज बिटवीन द 45, यानी ये जो एंगल इन दोनों के बीच में लाई करेगा 45 to 90, तो ये आपका 45 to 90 के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी लाइट किसी भी इंटरफेस पर किसी मीडियम के बाउंड्री पर इंसिडेंट होता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्टेड हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है पोलराइज्ड फॉर्म में। तो ये जो बूस्टर एंगल होगा अकॉर्डिंग टू बूस्टर एंगल, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है कि μ = 10 IB, हियर IB द बूस्टर एंगल। तो विद द हेल्प ऑफ द बूस्टर एंगल यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बूस्टर एंगल के थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका पूरा का पूरा लाइट का 99% रिफ्लेक्ट हो रहा है और पोलराइज्ड हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। तो ये जो पोलराइज्ड लाइट हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट पोलराइज हो रहा है और कुछ पार्ट क्या ट्रांसमिट हो रहा है, रिफ्रैक्टेड हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। लेकिन आपसे पूछा है ये जो बूस्टर एंगल है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये
45 to 90 के बीच में, तो ये होगा आपसे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन दिया था एक बार। अब ये क्या दिया हुआ देखिए स्टूडेंट, अब आपको बोल रहा है टेकिंग द सिंपल सी है, पहले तो आप इसको माइनस करिए। 9.99 मीटर दिया हुआ है, इसमें आपको माइनस करना है 0.0099। इसको करने के लिए यहाँ जीरो बढ़ा, तो चलिए इसको माइनस करते हैं पहले। अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है, तो यहाँ पर जो पहले तो यहाँ लिख लो, जस्ट ए मिनट। हाँ, इसको यहाँ कर लेते, पहले माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 0 और ये आपका हो गया 8 और ये 9 और 9.9। ठीक है, अब ये 2 0 को मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें कितना है, अब टू डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है। आफ्टर डेसिमल यहां पर 2 डिजिट है और आफ्टर डेसिमल यहां पर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं तो डेसिमल के बाद के डिजिट को देखते हैं। तो यहां पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहां पर 4 डिजिट है, तो सबसे जो लोएस्ट डिजिट होगा 2 डिजिट, तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक इसका राउंड अप करेंगे तो 9.98। यानी सिंपल सी बात है कि इसमें आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट है, तो जो फाइनल आंसर होगा दिस विल बी आफ्टर डेसिमल भी 2 डिजिट आपको लेना पड़ेगा, जो मिनिमम डिजिट होगा उसी को लेंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपको क्योंकि डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन और एडिशन में डेसिमल के बाद के नंबर्स को काउंट किया जाता है। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा 9.999, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3। और ये कितना है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो गया। मैं और दूसरा तरीके से समझा रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो कैसा होगा, हालांकि लगा नहीं सकते एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अच्छा, उसके बाद इसमें माइनस करना 0.0099, तो कितना आ रहा था माइनस करने से, ये आ रहा था 9.9801। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो क्या हो, आफ्टर डेसिमल के बाद जो जीरोस होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। तो उस हिसाब से देखें तो क्या होगा, हमको टोटल 2 ही डिजिट लेना पड़ेगा, सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो 9.9 अगर सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन डेसिमल के बाद के नंबर्स को काउंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 9.98 होना चाहिए। यही अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता तो हम चाहे वो डेसिमल में हो या विदाउट डेसिमल में हो, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं और सबसे जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के बेसिस पे हम उसका फाइनल आंसर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें माइनस करना है, माइनस या सब्ट्रैक्शन में, ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन में आफ्टर डेसिमल के नंबर्स को काउंट किया जाता है। जो सबसे मिनिमम नंबर्स होते हैं डेसिमल के बाद उसी को हम फाइनल आंसर में लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है प्रिज्म से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ रे इज द इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑन वन सरफेस ऑफ द स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज द म्यू, देन द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज द नियरली इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए ये आपका प्रिज्म है, इसका एंगल दिया हुआ, ये कोई इसमें दिया रेज द इंसिडेंट एट एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑन वन सरफेस ऑफ द स्मॉल एंगल प्रिज्म, ये तो इसको तो ऐसा जाना चाहिए था, तो जाएगा नहीं, ये डेविएट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये ऐसा जाके ये सीधा नॉर्मली ऐसा निकल जा रहा है, यानी इस अपोजिट फेस से नॉर्मली निकल रहा है। तो यहाँ पर तो R1 बनता है, यहाँ पर R2 जो बन रहा है वो 0 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि A इज इक्वल टू होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ R2 0 है तो A इज इक्वल टू होगा R1। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि बाय स्नेल्स लॉ
ये क्या बोलता है, म्यू 1 2, अगर कोई लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रहा तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो देन नाउ यूजिंग द स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिखा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, इसको ऐसे लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 1 साइन आई और म्यू 2 साइन आर। अब देखिए म्यू 1 फर्स्ट मीडियम में एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, साइन आई, और म्यू 2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम को दिया म्यू, और साइन आर, आर का मतलब यहां पर हो गया आपका ए, यहां पर R1 लिखेंगे, यहां पर R1 है तो R1, तो R1, तो ये कितना हो जाएगा आई वन का कोई मतलब नहीं, साइन आई इक्वल टू म्यू और ये साइन ए। अब आपको मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में, अगर ए की वैल्यू अगर जीरो की ओर टेंस्ट कर रही है, ए इज अप्रोचिंग टू द जीरो, तो देन साइन ए की जगह पर लिखेंगे सिंपली ए, और आई भी क्या है जीरो की ओर, आई की वैल्यू बहुत जीरो, तो साइन आई की जगह लिखेंगे आई, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू म्यू ए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल ऑफ द म्यू ए, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या है सीधा इसके अपोजिट फेस से नॉर्मली सीधा, यानी नॉर्मल के साथ इसका एंगल जीरो है, यानी R2 इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे इंसिडेंट हुआ वैसे निकल जाएगा, तो ये सीधा ऐसा निकल रहा है। तो R1 यहाँ पर दिया हुआ है, R2 जीरो है, तो वी नो दैट A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जीरो दिया तो जीरो हो जाएगा, R1 हुआ। बाई स्नेल्स लॉ 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज साइन आई अपॉन साइन आर। इसको अगर लिखते हैं 1 म्यू 2 को म्यू 2 अपॉन, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम ए म्यू जी ए म्यू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा लिखते हैं, तो सिंपली म्यू 2 अपॉन म्यू लिखते हैं, इसका ये सॉल्यूशन होगा। चलिए कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2020 में आए थे। स्टूडेंट दो और सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद और दो क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा 45 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको मैंने लिखा है, देखिए, 2 सिलेंडर ए एंड बी ऑफ द इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू द ईच अदर वाया स्टॉप कॉक कंटेन एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure. B is the completely evacuated. The entire system is a thermally insulated. यानी पूरा जो सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड, यानी जो भी हीट है उस सिस्टम से ना तो बाहर जा रहा है ना तो बाहर की एनर्जी अंदर आ रही है, यानी टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स आइसोथर्मल। द कॉक, द स्टॉप कॉक द सडनली ओपन, द प्रेशर इज, तो आइसोकोरिक ये तो होगा नहीं, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोबारिक दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, यहाँ तो ऐसा कुछ बात नहीं है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए हीट का एक्सचेंज होना चाहिए, और यहाँ बोल रहा है पूरा सिस्टम ही क्या है, सिस्टम को मैंने ब्लॉक कर दिया, यानी सिस्टम इज द टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से कटा हुआ है, तो कटा हुआ होने के लिए इंसुलेटिंग कर दिया, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, एडियाबैटिक। तो बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट इस बार का। तो कुछ क्वेश्चन तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही कि आप ऐसे ही लगा लोगे, थ्योरेटिकली थे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन क्या देखिए, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, जो एवरेज मीन पाथ होता है, लेमडा इज इक्वल टू 1/√2, और ये पाई n हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड d, सॉरी ये ऐसा होता है √2 पाई n और d स्क्वायर। दैट मीन्स the lambda is direct inversely proportional to the n and lambda is inversely proportional to the square of the diameter। ये बस आपको याद होना चाहिए, यानी lambda जो है, जो एवरेज मीन पाथ जो है, वो नंबर ऑफ डेंसिटी के साथ, मॉलिक्यूलर डेंसिटी के साथ इस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन पावर इसमें सिंगल रहता है, और लेकिन lambda जो होता है डायामीटर के साथ स्क्वायर में होता है। बस ये याद होगा तो ये आपसे बन जाएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट।
तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया होता। तो इसका आंसर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है उसको हम पूरी तरह से सराउंडिंग से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ना तो बाहर की एनर्जी, हीट एनर्जी अंदर आ सकती है, ना अंदर की एनर्जी बाहर जा सकती है। तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम काम करते हैं। और आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, सिंपल पार्ट है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी आपका हो गया 43 क्वेश्चन। अभी तक 4 वीडियोस में बता दिए, 2 क्वेश्चन और बताता हूं, इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं स्टूडेंट। ये भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। ये दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बीट्स, वेव एंड ऑसिलेशन रिलेटेड। बीट्स होता है, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड एंड बीट्स होता है उनका। अगर फ्रीक्वेंसी में अगर 2 इंस्ट्रूमेंट है या 2 साउंड ऑफ सोर्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा भी चेंज होगा तो बीट्स क्रिएट करेंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंटरफेरेंस होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इन ए गिटार the string end be the made of the same material slightly out of the tune and the produce beats of the frequency 6 Hz। ठीक है, दोनों और बीट्स निकालते हो तो उनमें जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है 6 Hz होता है। when tension is be the slightly decrease the beat frequency increase to the 7 Hz, यानी 1 बीट्स बढ़ जाता है अगर उसके टेंशन को कम करते हैं बी वाले स्ट्रिंग को। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए, इतना दिया हुआ है इसका ए का, तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होता है स्टूडेंट, ये होता है एफ ए माइनस एफ बी, जो भी ज़्यादा होगा, या फिर एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 है। एफ ए की ऑलरेडी वैल्यू कितना था, 530 दिया हुआ है। एफ बी कितना होगा ये पता लगाना है। अगर इस सिस्टम से चले तो एफ बी 536 भी हो सकता है, और एफ ए कितना हो जाएगा, ये तो दिया 530। तो एक तो ऑप्शन ये होना चाहिए 536 हो सकता है क्या, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी स्ट्रिंग को अगर वाइब्रेट करेंगे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन एम। एम की जगह म्यू लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, रिड्यूस मास। तो ये होता है अगर हम टेंशन को अगर रिड्यूस कर रहे हैं, टेंशन क्या कर रहे हैं देखिए, इफ द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, क्या कर रहे हैं, if the be the क्या when the tension be the slightly decreased, इसको डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बी की फ्रीक्वेंसी ये भी स्लाइटली डिक्रीज होगी, है ना। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ये 536 तो होगा नहीं, तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या होगा 530, ये होगा आपका 534। तो इसका बहुत सिंपल था, ये बीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एक का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 530, तो दूसरे का कितना होगा 524 होना चाहिए, ताकि इनका जो बीट फ्रीक्वेंसी है जो ओरिजिनल 6 हर्ट्ज के इक्वल आ जाए, इसके, है ना। तो ये आपका ये हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी 534 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको। स्टूडेंट अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 108 है। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप न्यूमेरिकल को बहुत ही कम समय बनाओगे। तो यदि 2 बॉडीज ऑफ द मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली विच इज द फ्रिक्शनलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका पुली दिया हुआ स्टूडेंट, ये देखिए 4 kg का दिया है, ये 4 kg है, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ये 4 kg इधर है और ये 6 kg है, और ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये स्ट्रिंग फ्रिक्शनलेस है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg यानी 4g नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। ये इस पर एक्शन लगाया है तो ये इस पर रिएक्शन लगा। इस बॉडी से टेंशन यहाँ की ओर, इस ब्लॉक से टेंशन बाहर की ओर होगा, इस ब्लॉक से टेंशन बाहर की ओर होगा, ये होगा आपका 6g, ठीक है। तो आपको देख के समझ आ रहा है कि इसका वेट ज़्यादा है, यहाँ पर 6g है, तो ये इसका मोशन, ये इसमें एक्सेलरेशन होगा लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट, हाँ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये एक्सेलरेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है देखिए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए बहुत आसान है। देखिए इस बॉडी पर कितना लग रहा है, एक 4 kg इधर लग रहा है नीचे,
लेकिन टेंशन ऊपर लग रहा है, लेकिन टेंशन ज़्यादा है तो ये होगा नेट फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में T माइनस 4G, इतना फोर्स यहाँ पर लगा। इस ब्लॉक में कितना लगा स्टूडेंट? इस ब्लॉक में 6G है, सॉरी 6 kg का है, तो वेट फोर्स लगेगा 6G। और टेंशन कहाँ की ओर लग रहा है? ये ऊपर की ओर, लेकिन ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है। ये जो 4 kg का ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है और ये 6 kg का ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा और ये होगा T माइनस 6G। ये आप निकाल लिए, देखिए क्या सिंपल सा है। तो हमको मालूम है F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो हमको A चाहिए, एक्सेलरेशन कितना होगा? F अपॉन m। F का मतलब F नेट फोर्स अपॉन टोटल मास या नेट मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये A हो जाएगा। देखिए F कितना लग रहा है? ये लग रहा है, देखिए ये इतना F, ये T माइनस 6G ये नीचे की ओर लग रहा है और ये T माइनस 4G ऊपर की ओर। दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, T माइनस 4G, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, T माइनस 4G, ये गलत, हाँ यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पर होगा, ये गलत हो गया स्टूडेंट। ये देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 6G माइनस T। तो जल्दी में जा, हाँ देखिए इस ब्लॉक पर जो रिजल्ट नेट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा T माइनस 4G, और 6 kg वाले ब्लॉक में जो फोर्स लगेगा 6G माइनस T। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेट फोर्स है इसके टेंशन से ज़्यादा नीचे मूव कर रहा है, तो 6G माइनस T करेंगे यहाँ पर। तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो नेट फोर्स हो गया, देखिए फिर से लिख देता हूँ इसको, बहुत सिंपल है, इसको 1 मिनट से भी कम समय में लगा लोगे। इसका फॉर्मूला है आपका ये जो है A इज इक्वल टू हो गया F नेट अपॉन टोटल मास। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए F नेट कितना हो जाएगा? एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 6G माइनस T, और एक ऊपर की ओर इस ब्लॉक पर लग रहा है, तो T प्लस T माइनस 4G। तो नेट फोर्स इतना हुआ, दोनों फोर्स को ऐड कर दो। इस ब्लॉक पर पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक फोर्स 6G माइनस T नीचे की ओर, दूसरा फोर्स T माइनस 4G, इन दोनों को ऐड कर दो तो नेट फोर्स हो जाएगा। अपॉन टोटल मास कितना हो गया? इसका 4 है, इसका 6 है, 4 प्लस 6, ये T कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू आएगा 6G माइनस 4G बाई 10। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2G बाई 10, और ये हो गया G बाई 5। तो इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, बहुत सिंपल है। आपको ये देखना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नेट फोर्स ऑन द पूरे सिस्टम पर। ये जो हमारा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक मान लो, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक इस ब्लॉक पर एक ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है यहाँ दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया। टोटल पूरे सिस्टम का मास कितना? 6 प्लस 4 या 4 प्लस 6, ये 10 kg हुआ। दोनों का रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका जिसके जरिए हम इस पुली के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से 4 वीडियो में मैंने लगभग 45 क्वेश्चन को मैंने आपके साथ शेयर किया। इस बार का पेपर बहुत ही एवरेज पेपर था, 15 से 20 क्वेश्चन तो ईजिली आप लगा लोगे, ईजिली लगा लोगे। फिर भी ऑन एवरेज पेपर बहुत ईजी था। और ये मेरा चौथा वीडियो है, नीट 2020 के कुछ और क्वेश्चन को लेकर मैं आया था। इस प्रकार से मैं पूरे 45 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया हूँ। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, मॉडर्न फिजिक्स का हमारा सीरीज चल रहा है। अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बताया था। अब अगला सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एक्सरे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, बहुत से एटॉमिक मॉडल हुआ। तो ये पूरा सीरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।